क्या हमारे देश की न्यायपालिका ठीक से काम नहीं कर रही? कोई भी अदालत देश के राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ये कैसे तय कर सकता है कि भारत के राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए? लोगों का भरोसा सुप्रीम कोर्ट से उठ रहा है। और ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल स्टेटमेंट्स, ये जितने भी सवाल हैं वो मेरे नहीं है। ये कहा है देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, जो आज सुप्रीम कोर्ट से काफी नाराज दिखे। उन्होंने ये बात जो कही वो तमिलनाडु मामले पर कही, लेकिन इसका कनेक्शन आज सुप्रीम कोर्ट के वक्फ संशोधन बिल पर भी दी गई टिप्पणी से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल पर एक टिप्पणी की है। उन्होंने सरकार से कुछ सवाल किए हैं। कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर सरकार से कुछ सवाल पूछे, जिसके मुताबिक वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। ये उन्होंने टिप्पणी की है और कहा कि वो अभी फिलहाल जस के तस रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि वक्फ बोर्ड से संबंधित संपत्तियों की स्थिति, जैसे कि उनकी मान्यता, स्वामित्व या इस्तेमाल में कोई बदलाव नहीं होगा जब तक कि केंद्र सरकार इस मामले में अपना जवाब दाखिल नहीं कर देती। और कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। उन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जो संपत्तियां पहले से कोर्ट द्वारा वक्फ घोषित की गई हैं, उन्हें वक्फ के रूप में ही अभी फिलहाल माना जाएगा, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड, यानी दस्तावेज के आधार पर वक्फ। इन्हें डीनोटिफाई मतलब वक्फ की सूची से नहीं हटाया जा सकता, डीनोटिफाई नहीं किया जा सकता या गैर वक्फ नहीं माना जा सकता। ये कोर्ट ने आज कुछ टिप्पणियां की है इस संशोधन बिल को लेकर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर। और वक्फ बोर्ड में उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ता भी नहीं होंगी। कुल मिलाकर वक्फ संपत्तियों से संबंधित कोई नया प्रशासनिक बदलाव फिलहाल नहीं किया जा सकता। और अब इसकी अगली सुनवाई 5 मई को होगी। आज ही कोर्ट की तरफ से फैसला आया और आज ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अदालत को ही सवालों के अदालत में खड़ा करते दिखे। देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे खबर लगी हुई है। आज तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें चली है। उपराष्ट्रपति बोले अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती और जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं। अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। आप देख सकते हैं, ये उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो इस वक्त सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं जगदीप धनखड़ के मुताबिक। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बम बन गया है। अनुच्छेद 142 में आपको बता दूं कि अनुच्छेद 142 ही वो अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट को ये राइट देता है कि वो कंप्लीट जस्टिस के लिए, यानी पूर्ण न्याय के लिए कोई भी फैसला, आदेश या निर्देश दे सकता है। और जगदीप धनखड़ का कहना है कि 142 अनुच्छेद जो है अब वो न्यूक्लियर मिसाइल बम बन गया है, यानी इसका भी कहीं ना कहीं उनका कहना है कि फायदा उठाया जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने उस दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नोटों के बोरों का मामला भी बखाना। Let me take incidents that are most recent. They are dominating our minds. An event happened on the night of 14th and 15th of March in New Delhi at the residence of a judge. For 7 days, no one knew about it. We have to ask questions to ourselves. Is the delay explainable? Condonable? Does it not raise certain fundamental questions? In any ordinary situation, and ordinary situations define rule of law, things would have been different. It was only on 21st March, disclosure by a newspaper, that people of the country were shocked as never before. They were in some kind of limbo, deeply concerned and worried at this explosive, alarming exposure. Thereafter, fortunately, in public domain, we had input from authoritative source, the Supreme Court of India. And the input
indicated culpability. Input did not lead to doubt that something was amiss, something required to be investigated. Now the nation waits with bated breath. The nation is restive because one of our institutions to which people have looked up always with highest respect and deference was put in the dock. It is now over a month. Even if it is can of worms, even if there are skeletons in the cupboard, time to blow up the can, time for its lid to go out, and time for the cupboard to collapse. Let the worms and skeletons be in public domain so that cleansing takes place. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के घर से बोरी में भरकर पैसे मिले, लेकिन उस जज पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कर दिया गया। आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पैसों के बोरे मिले थे, ये मामला भी काफी फैला था, मीडिया रिपोर्ट्स में काफी चला था, और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ट्रांसफर कर दिया गया था। जस्टिस वर्मा के तबादले की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा ही की गई थी। ऐसे में उपराष्ट्रपति के द्वारा ये सवाल उठाए गए हैं कि अगर यही कैश किसी नेता या किसी और के घर से मिला होता तो क्या होता। तो कुल मिलाकर उनका कहना है कि कोर्ट के जजेस को, कोर्ट को इतने राइट्स क्यों दिए जा रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई हमारी न्यायपालिका सही काम कर रही है। अब देखिए, भले ही उनका ये बयान तमिलनाडु मामले पर हो, क्योंकि आपको मैं पहले वो मामला भी बता दूं। दरअसल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक टिप्पणी के जरिए सलाह दी थी कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर राज्यपालों द्वारा भेजे गए लंबित विधेयकों पर फैसला ले लेना चाहिए, और कोर्ट के इसी फैसले पर उपराष्ट्रपति ने ये बयान दिया। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ एक ऐसा बयान दिया जिससे उन्होंने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश करी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वीटो पावर नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सारी शक्तियां दे देंगे तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। I think to allow the Chief Justice practically a veto upon the appointment of a judge is really to transfer the authority to the Chief Justice, which we are not prepared to vest in the President or the government of the day. And Dr. B.R. Ambedkar goes on to say, I quote, I therefore think that is also a dangerous proposition. But in the second judge's case, in 1993, the court interpreted consultation will be read as concurrence. Can it be done? The two words, boys and girls, are different. But the bench did not notice. अब देखिए, वीटो पावर क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, एक बार ये भी बता देती हूँ। वीटो पावर का मतलब होता है कि किसी निर्णय, प्रस्ताव या कानून को रोकने या अस्वीकार करने की शक्ति। और इस वक्त तो फिलहाल वक्फ कानून के साथ भी कुछ ऐसा ही मसला चल रहा है। इस पर साफ साफ जगदीप धनखड़ ने संदेश देने की कोशिश की है कि अगर कोई भी कानून संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। अब देखिए, हमने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि जगदीप धनखड़ के इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी राय नहीं है। वही मैं चाहती हूँ कि आप जगदीप धनखड़ का वो बयान एक बार फिर सुने। हम आपको जगदीप धनखड़ के उस बयान के साथ छोड़ जाते हैं। आप हमें बताइए कि आपको उनके इस बयान से क्या समझ आ रहा है। हमें कमेंट करके ये अपनी राय जरूर दीजिएगा। Let me take incidents that are most recent. They are dominating our minds. An event happened on the night of 14th and 15th of March in New Delhi at the residence of a judge. For 7 days, no one knew about it. We have to ask questions to ourselves. Is the delay explainable? Condonable? Does it not raise certain fundamental questions? In any ordinary situation, and ordinary situations define rule of law, things would have been different.
It was only on 21st March, disclosure by a newspaper, that people of the country were shocked as never before. They were in some kind of limbo, deeply concerned and worried at this explosive, alarming expose. Thereafter, fortunately, in public domain, we had input from authoritative source, the Supreme Court of India. And the input indicated culpability. Input did not lead to doubt that something was amiss, something required to be investigated. Now the nation waits with bated breath. The nation is restive because one of our institutions, to which people have looked up always with highest respect and deference, was put in the dock. It is now over a month. Even if it is can of worms, even if there are skeletons in the cupboard, time to blow up the can, time for its lid to go out, and time for the cupboard to collapse. Let the worms and skeletons be in public domain so that cleansing takes place.